बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम चीख उठा कराची में। जनाब, पिछले हफ्ते एक खबर आती है, मतलब कुछ दिन पहले एक खबर आती है और कुछ दिन पहले इस खबर के आते के साथ ही आपके और हमारे हवास बाख्ता हो जाते हैं और यकीन नहीं आ रहा होता बाखुदा इस खबर के ऊपर। और वो खबर थी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की अचानक नागहानी मौत की खबर। इससे पहले सिर्फ 1-1.5 महीने पहले उनके साथ क्या सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती रही है, उनके किस तरीके से वीडियोस वायरल होते रहे, ये आप भी जानते हैं और हम भी। इसी घर में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी बड़ी एक जज्बाती कर्ब के साथ अपनी आखिरी सांसें ली। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। लेकिन उनके जो ज़ाती अफ़ाल हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए था उनकी ज़िंदगी के अंदर भी, क्योंकि उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो जानते और अल्लाह ताला जानता, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आप उसको भले एक तबई मौत माने या ना माने, हम इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो शख्स था कि जो इस दुनिया में अपने आखिरी अयाम हमारी और आपकी और इस मुआशरे की वजह से बहुत ही कर्बनाक हालत में वो इस दुनिया से गया। बहुत बड़ा जख्म दिल में लेकर गया है वो। अल्लाह हम सबको माफ़ करे, क्योंकि उनके इस कत्ल में मैं बार बार उसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि हकाइक यही हैं। उस शख्स ने अपने आप को आखिरी अयाम में अपने एक शल में बंद कर लिया था। उसकी वजह यह थी कि कोई 1 से 1.5 महीने पहले उनकी कुछ वीडियोस जो थी वो वायरल हुई थी, बल्कि इससे भी शायद कम ही उनके जो अयाम का मैं अगर जिक्र करूँ तो उनके घर से, उनके अपने घर से वो वीडियो वायरल होती है। उससे पहले 1000 मरतबा उनको मुख्तलिफ मकामात पे हमने ट्रोलिंग करना अपना फ़र्ज समझा, लेकिन उन्होंने दरगुजर कर दिया। बात आई गई हो गई, कभी उन्होंने अपने सर पे इस तरीके से सवार नहीं किया था। लेकिन जब ये वीडियोस वायरल हुई तो इसके बाद आमिर लियाकत ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। हम उन लोगों में से शुमार हैं कि जिनसे गाए बगाहे आमिर लियाकत साहब की ज़ाती नौयत से ज़ाती हवाले से बात होती रहती थी। मैं खुद इस बात की गवाही देती हूँ कि मैंने उनको ज़िंदगी से इतना डिप्रेस कभी भी नहीं देखा था। अब ये वीडियो उनके घर से वायरल होती है, हम सबको पता है ये वायरल कौन करता है। ये वीडियो वायरल ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये वायरल हुई। वायरल होने के बाद जिस तरीके से वो हमने अपना फ़र्ज़ अवलीन, हमने अपनी ज़िंदगी के तमाम अपनी ज़ाती जो हमारे मामलात थे उसको रखा हमने एक साइड पर। नहीं, सबसे बड़ा तो काम ये है कि आमिर लियाकत की ट्रोलिंग करनी है, इस वीडियो को वायरल करना है। हमने आगे से आगे उसको फॉरवर्ड किया। अब सोचिए उस शख्स की क्या हालत हुई, अपने आप को उस शख्स की जगह पे रख के सोचिए। उसके बाद सोशल मीडिया के जो एथिक्स हैं वो तो हमें खैर आता ही नहीं है। हम बुनियादी तौर पे हैं बहुत डिप्रेस किस्म की कौम बन चुके हैं हम लोग। हमारे में इतना एग्रेशन आ गया है, हमारे में इतनी खौलन है, हमारे में पता नहीं किस चीज़ का इतनी नफरत हमारे अंदर आ गई है। हमारे अल्फाज इतने जहरीले हो गए हैं कि अगर आप देखें, एक बंदा अगर अपनी कोई वीडियो वैसी अगर अपलोड करता है, नीचे से आप जहरीले अपने कमेंट्स, आपके जो दिमागी हालत है ना, खुदा के लिए हम सबको एक तरह से साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। इस हवाले से हमने अपना फ़र्ज समझा और वो वीडियो हमने वायरल होने दी। साइबर क्राइम जो FIA साइबर क्राइम है, 100 तारा 1000 सवाल उठते हैं इस वक्त FIA साइबर क्राइम के ऊपर। और आज हमने कोशिश की थी कि हम उनसे बात भी करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम बात नहीं कर सकते, इसलिए कि हम पर बंदिश है। ठीक है, कई सवाल खड़े हुए थे, आप नहीं देना चाह रहे अपना मौक़िफ़, लेकिन सवाल तो अभी भी खड़े हुए हैं आपके लिए। क्यों नहीं आपने उस वीडियो को रोका? और आपको पता है कि किस जगह से वो वीडियो लीक हुआ था? आपने उस शख्स के, उस मोहतरमा के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? मुझे सिर्फ ये बताएं। वो अभी भी अगर आज़ाद फिर रही हैं तो ये बहुत से लोगों को शय मिल रही है कि कल कोई भी किसी की वीडियो इस तरीके से बनाकर और वो अपलोड करेगा, जिसका दिल चाहेगा वो उसके अंदर अपनी जहरीले कमेंट्स के जरिए उस शख्स के ऊपर तीर चलाएगा। यही तीर खा के ये बंदा जो था, ये आज अपनी आखिरी सांसें ले चुका, कब्र में जा चुका। लेकिन सवाल बहुत खड़े करके गया है, बहुत बड़े बड़े सवाल इस मुआशरे के ऊपर, हम पर, हुकूमत पर, FIA साइबर क्राइम पर, हर उस इदारे के ऊपर जिसको ये इख्तियार हासिल था कि वो इस वीडियोस को रोकता और इसकी ट्रोलिंग को और इसके तमाम जो एक फिसाद बरपा हुआ था, एक तूफान बदतमीजी मची हुई थी, इसको रोकता। नहीं रोका गया। सवाल बहुत सारे खड़े हो गए। आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे, चूँकि हम आए हैं डॉक्टर आमिर लियाकत के इस घर पे, तो हम बात करेंगे इनके अहले इलाका, इनके मोहल्ले वालों से कि क्या वो समझते हैं कि वाकई में आमिर लियाकत के साथ ज्यादती हुई है। उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम पे दिखाऊंगी कि सिर्फ आमिर लियाकत तो चले गए, लेकिन अभी कुछ और लोग जिंदा हैं जो मुंह बोलती तस्वीर हैं, मिसाल हैं, जिनके साथ यही वाली ट्रोलिंग हुई है, जिनके साथ इसी तरीके से उनके प्राइवेट वीडियोस वायरल किए गए हैं और वो इस वक्त जिंदा लाश की सूरत में इस दुनिया में मौजूद हैं।
कैरियर उनका तबाह हो गया है, ज़ाती ज़िंदगी उनकी तबाह हो गई है, वो भी आज आपको प्रोग्राम में हम दिखाएंगे। लेकिन उनकी शनाख्त हम छुपा देंगे क्योंकि जाहिर है कि हमें इतना एहसास है कि इनके घर वालों को मज़ीद तकलीफ ना हो, उन लोगों को मज़ीद तकलीफ ना हो। लेकिन उनके आम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरीके से उन्होंने हम तक रसाई हासिल की है। हम वो भी आपको दिखाएंगे कि उनके साथ हुआ क्या है, सब आपको दिखाएंगे। और आज के प्रोग्राम आपके लिए देखना इस वजह ज़रूरी है, हो सकता है कि आपका और हमारा अब हमें थोड़ी सी अकल आ जाए, हमारा वो जो कमेंट करते वक्त जो जहर है वो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा हल्का हो जाए। ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहले अहले इलाका से ज़रा बात करते हैं, आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। देखिए, मैं ज़ाहिर जानती हूँ कि आमिर लियाकत साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे और ये तो उनका घर था जो भी इस वक्त अकब में हमें नज़र आ रहा है। मुझे ये आपसे जानना है कि देखिए, जो इस वक्त पूरा जो सिनेरियो आपके सामने है, आपको लगता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ सोशल मीडिया पर लोगों से लेकर उनके घर से भी जो एक ज्यादती का सिलसिला था वो चलता रहा? बिल्कुल, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब बच्चे का साथ बच्चा था, बड़े का साथ बड़ा था, छोटे का साथ छोटा था। ऐसा बंदा था कि उसने जो है ना, एक कागज़ उठाने वाला को भी उसने इज़्ज़त दी है। उसने अगर एक गरीब को भी उसने इज़्ज़त दी है, हर किसी को उसने इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त से नवाजा, सब कुछ चीज़ से नवाजा। मैंने ज़िंदगी में उसका 3 बीवियों में पहला बीवी देखा जो उसका जो है ना बेमिसाल और इज़्ज़तदार औरत, बहुत अच्छी औरत, बुशरा बीवी, जो मैंने मीडिया में देखा। उसके पीछे कोई ने बात चलाया, ना कोई हिसाब किताब चलाया। जब उसने कुछ कर दिया तो उसको जाके अपना एक सेट में बैठ गया। और ये बाकी जो 2 इस लोग ने किया, इन लोग ने जो है ना बहुत दुख दिए, गलत किया है। गवर्नमेंट से मैं ये मुझे बताइएगा कि जिस वक्त आमिर लियाकत साहब की सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जो कि उनके घर से हुई थी उनके, तो मुझे आप ये बताइएगा कि उस वक्त रद्द अमल, चूँकि हम तो सिर्फ उनसे बात ही कर सकते थे, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल इर्द गिर्द उनको देखते थे क्योंकि आप उनके अहले इलाका, आपके रोज़ाना आपका जो था उनसे टकराव होता था, तो इससे वो डिस्टर्ब हुए थे ज़हनी तौर पे? देखो, एक मामूली बंदा होते हैं ना जो अपना रिश्तेदारों में, क्योंकि उसका ना मीडिया पे तस्वीर जाते ना, उस खाली अपने रिश्तेदारों में से इसका उस साथ कुछ हो जाते तो उसको डिस्टर्ब हो जाते, वो या तो खुदकशी कर लेते या जो है ना अंदर अंदर से कहा जाते। फिर आमिर लियाकत साहब तो ऐसा बंदा था, पूरा मुल्क में वो मशहूर था। और फिर वो बार बार कहता था कि मैं आर्मी चीफ से भी ये गुजारिश करता हूँ कि भाई ये वीडियो ब्लॉक करे और ये चीज़ नहीं करे, ये हमारे लिए जो है ना वो मसला बन जाते। वो बार बार कहता था कि मेरा दिल नहीं करते कि मैं पाकिस्तान में रहूँ, मैं निकल जाऊँ। वो एक इज़्ज़तदार बंदा था और अल्लाह ने उसको इज़्ज़त भी दिया था। भाई मुझे ये बताएं कि FIA साइबर क्राइम, उसका ये फर्ज बनता था कि ऐसी वीडियो अगर आई भी है और इतने मशहूर बंदे की आई है तो फौरी तौर पे उस पर एक्शन लेते, चाहे कोई कंप्लेन गई हो या ना गई हो। आपको खुद चाहिए था कि आप उस पर एक्शन ले लेते और आप उस जहां से वो लीक आउट हुई है उस खातून को पकड़ते। लेकिन वो खातून अभी भी आज़ाद फिर रही है, उनको किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है, वो हीले बहाने कर रहे हैं कि नहीं इस वजह से नहीं। आपको लगता है कि अगर उसको सज़ा मिल जाती, उसको उस वीडियो को रोक लिया जाता तो शायद आज आमिर लियाकत हमारे साथ जिंदा होते? अगर ऐसा हो जाता तो आमिर लियाकत साहब आज हमारा साथ होते थे। और मगर हमारा जो गवर्नमेंट है, करने वाला भी गवर्नमेंट है, यहाँ से उठ के चला गया इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के बाद जो है ना ये वाक़या इसके साथ हो गया। तो मेरा जो ज़हन है, मेरा जो वो है, करने वाले भी इनके साथ यही गवर्नमेंट है। क्योंकि वो औरत अभी रो रहे दो रहे उसका पीछे, आमिर लियाकत साहब का पीछे नहीं रो रहे, उसका जायदाद, उसका माल का पीछे रो रहे दो रहे। ऐसा औरतों के ख़िलाफ़ जो है ना सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इसको जो है ना ऐसा सज़ा दिया जाए ताकि माशरे के अंदर कोई ऐसा औरत फिर इज़्ज़तदार आदमी के साथ ऐसा हरकत नहीं करे। और ये मैं आपको बता रही हूँ, देखें ये 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले आप कह लें, ये आमिर लियाकत साहब का घर है जहाँ पे उनकी मौत हुई थी। मैं आपको कह रही हूँ बार बार कि मेरी नज़र में वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। ये तबई मौत आप लोगों के लिए हो गई, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए, क्योंकि हमसे गाय बगाहे जो उनकी बात होती थी, हमें उनकी मेंटली कंडीशन का पता है। हम जानते हैं कि उनके जो आखिरी जो उनके साथ जो ट्रोलिंग हुई है और जो उनके वीडियो लीक आउट हुए हैं उसके बाद उनकी क्या हालत हुई है, मैं उसकी चशमदीद गवाह हूँ। मैं साइमा कंवल उसकी चशमदीद गवाह हूँ। वो किस फेज में चले गए थे और मुझे पता था, मैं अपनी टीम को भी कहती थी अगर ये वापस इस फेज से ना निकले तो ये याद रखना खुदा ना खास्ता ये अपनी जान से जाएंगे। कुछ और अहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं और हम जानते हैं, हमारे यहाँ पे एक परसेप्शन है
कि जब आप पे कोई मुसीबत आती है ना तो आपके रिश्तेदारों को आपके पास पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर लगती है, लेकिन जो आपके मोहल्ले वाले और आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं ना वो आपके पास पहले पहुंचेंगे, तो उनसे एक बॉन्डिंग जो होती है वो बड़ी शदीद किस्म की होती है। अगर आपका इखलाक अच्छा है, जैसे कि डॉक्टर साहब का इखलाक अच्छा था, तो जाहिर है कि ये हम सबसे शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, ये जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस वक्त अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो तो गए, लेकिन आपको क्या लगता है इस तरीके से, जिस तरीके से उनके ज़िंदगी के आखिरी अयामों में जो कुछ वाक़यात हुए, सोशल मीडिया पे उनको ट्रोलिंग किया गया, उनके इससे बड़ी क्या किसी शरीफ आदमी के लिए एक अजियत हो सकती है कि उसकी जो बहुत ही प्राइवेट वीडियोस थी वो उसकी मर्जी के बगैर उसके घर से ही एक खातून जो है वो वायरल करती हैं। इस चीज़ को लेकर कितने ज़्यादा वो सदमे में थे? उसमें बहुत ज़्यादा सदमे में थे। जब से इस्लामाबाद से आए थे ना, वो घर से बाहर ही नहीं निकले थे, क्योंकि ये जो तोहमत थी ना बहुत बुरी थी। इस गम में वो तकरीबन अपने न बाहर आते थे ना कुछ पड़े रहते थे घर में। वो अफसोस में इसके खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए, बिल्कुल सख्त कानून होना चाहिए कि इस पे आगे के लिए कोई ऐसा कदम ना उठा सके। ये सुन लीजिए आप, हम जो आज आए हैं, हमने इंतज़ार किया था कि ज़रा ये थोड़ा सा गम, थोड़ा सा कुछ दिन गुजर जाएं, ये हो, क्योंकि सवाल बड़े ख़तरनाक किस्म के जन्म लेते हैं इनकी इस मौत के बाद, नागहानी मौत के बाद। भाई मुझे ये बताएं, FIA साइबर क्राइम एक ऐसा इदारा है कि जो कि बड़ा रिलायबल इदारा कहलाता है। उसका काम यह है कि अगर सोशल मीडिया पर अगर आपकी कोई आम आदमी भी होगा ना, उसकी भी कोई ऐसी वीडियो आएगी, तो टेक्निकली साइबर क्राइम जो है वो इस चीज़ का मजाज है कि फौरी तौर पे उस वीडियो को रोक दे और उसके खिलाफ जहाँ से लीक हुई है उसके खिलाफ करार वाकई सज़ा दी जाए। जिस जगह से वो वीडियो लीक हुआ है वो अभी तक आज़ाद है, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाला गया। ये बात आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा तशवीशनाक है? बहुत गलत बात है, क्योंकि इसके ऊपर तो फौरी कार्रवाई होनी चाहिए थी, है ना। ये अब देखें ना, आप एक जानी नुकसान हो गया है इस वजह से, क्योंकि वो इतने गम में थे, इतने कि वो बाहर ही नहीं निकलते थे। जब से वो इस्लामाबाद से आए थे, जब से वो बाहर ही नहीं निकल लेते। हम पूछते भी थे उनके नौकर से, जब से कि डॉक्टर साहब आए हो नज़र ही नहीं आते। बोले यार वो तो ऐसा इतने उसमें उदासी में है, वो तो बिल्कुल बात ही नहीं करते, किसी से कमरा बंद करके अंदर ही पड़े रहते हैं। क्योंकि मैंने भी उनसे जो 2-3 दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की, तो पहले तो ये कि उन्होंने अपने नंबर ही सारे चेंज कर दिया। फिर मैंने उनसे फेसबुक के ऊपर मैसेंजर के थ्रू उनसे मैंने रब्ता किया ताकि मैं उनकी थोड़ी सी दिलजोई कर सकूं, क्योंकि वाकई में उनके साथ एक गलत चीज़, देखिए उनके जो ज़ातिया माल है उस पर कोई सवाल नहीं है, वो जाने और अल्लाह ताला जाने, लेकिन जो एक टेक्निकली एक बहुत गलत चीज़ उनके साथ हुई, एक गलत बात है, उसके ऊपर बनता था कि हम उनसे इस बात के ऊपर कहते हैं कि कोई सर अगर इस बारे में अगर हमें आवाज़ उठानी है तो उठाएं या बोले, तो उन्होंने उससे भी मना कर दिया। वो इतने ज़्यादा दिल गिरफ्तार हो गए थे। तो उन्होंने तो ये बोला था कि अभी लास्ट टाइम जो उनका वायरल हुआ है वीडियो, उसमें ये बोला उन्होंने कि मैं उसको अगर मैंने मारा है या उसके साथ कोई ज्यादती करी है, जुल्म किया, तो कोई निशानात तो मेरे को दिखाएं। और मैंने तो उसको फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। अगर वो आना चाहते हैं मेरे पास तो मेरे दरवाजे खुले में। आखिरी जो इसमें वीडियो में जो ना उन्होंने ये दिया है, बात करी है, तो ये जो इस पूरे मामले में जो साइबर क्राइम था, इसका जो किरदार है उससे मुतमईन है आपके, उन्होंने अपना सही किरदार अदा किया या नहीं? क्योंकि अभी तक जहाँ से वीडियो लीक हुआ वो मिलियन की तादाद में जो है वो शेयर हुआ, आपका FIA साइबर क्राइम सोता रहा। वो वीडियो कहाँ से लीक हुआ सबको पता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस चीज़ को लेकर तैश में है। जब ये आपने सुना कि आमिर लियाकत साहब इस वजह से इस जहाने फानी से ये गम लेकर अपने दिल के अंदर गए हैं, तो आप लोगों को इस बात से कितनी तकलीफ? बहुत तकलीफ हुई है, मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जितनी भी जो वायरल जैसी वीडियो हुई है इनकी, तो ये शुरू में ही रोक देनी चाहिए थी। जो साइबर क्राइम में रोकना देना चाहिए था कि किसी और की अगर होती है तो वो पैसे खिला के या कुछ करके रोक देते। जैसे आमिर लियाकत साहब को हम बहुत अरसे से जानते भी थे, तो इन तरह वीडियो वायरल हुई है तो रोक देनी चाहिए थी। हमें इससे जितना ज़्यादा जो उनकी दिमाग की टेंशन वगैरह थी तो इस वीडियो के बाद ही हुई है। मतलब इस वीडियो के बाद से वाकई ही में उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक शेल में बंद कर लिया था। आप एक खुद बात को सोचिए कि एक ऐसा शख्स जिसको पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने इज्जत दी हो, वो कोई मामूली आदमी नहीं था। जब वो शख्स देखेगा ना कि हर एक खासो आम ने उसकी उस वीडियो को देखा हो जो उसके घर से ही वायरल हुई हो, और उस हालत में जब उसको शख्स को ये बार बार ख्याल आएगा कि मेरे बच्चों ने भी वो देखा होगा, आप सिर्फ उस कर्ब का अंदाज़ा लगाएं कि वो कौन सा कर्ब अपने सीने में लेकर गया होगा। ये तो कहीं ऐसा ना हो, याद रखिएगा कि अल्लाह सबका है, अल्लाह फिर हिसाब किताब करता है, तो फिर दुनिया वाले हिसाब किताब एक तरफ हो जाते हैं,
ये याद रखिएगा, ये अभी तक तो अगर वहां से कोई पकड़ नहीं हुई है, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त ये वीडियोस वायरल हुए थे उसी वक्त इन वीडियोस को रोक लिया जाता। इससे पहले 1000 मरतबा उस शख्स की ट्रोलिंग हुई, उसका ज़र्फ था या शायद उनकी, आप कह लें कि उनकी मंशा भी हो सकती है कि वो ट्रोलिंग को एंजॉय किया करते थे। अगर उनको तकलीफ भी हुआ करती थी तो वो मतलब दरगुजर कर दिया करते थे, लेकिन जो उनका दुख था ना वो इस वीडियो के बाद जो था वो हमने देखा था। मुझे एक और आप लोगों से बात पता करनी है, वो ये करनी है कि उन्होंने बिल्कुल अपने आप को बंद कर दिया था, वो हमसे भी राब्ते से चले गए थे। जब से ये वीडियो हुई थी वायरल उसके बाद से उन्होंने हमसे भी राब्ता, उनको मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं लेकिन वो आगे से जवाब नहीं दे रहे होते थे। वो पता चल गया था वो शख्स जो आप एक मैसेज के ऊपर 1 सेकंड के अंदर उसकी वो जो थी वो मैसेज वापस आ जाता था रिप्लाई की सूरत में, वो शख्स बिल्कुल उसने अपने आप को दुनिया से काट लिया था। तो आप लोग तो अहले मोहल्ला थे, जब आप इनके पास जाते थे तो आपको लगता था कि वो नॉर्मल हालात में है या फिर आपको लगता था कि अब वो जिस दौरान ये आए हैं ना इस्लामाबाद से, उसके बाद से तो फिर वो किसी से मकसद मिले ही नहीं ना, तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया था। बार बार नहीं आते थे बिल्कुल भी। हम खाली उनके नौकर से पूछते थे कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं और ये बार बार नहीं आ रहे, तो बोले यार डॉक्टर साहब अंदर ही निकलते ही नहीं है। जो उनकी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें होती थी वो उनके नौकर वगैरह पर। और ये वो शख्स था जो बहुत रौनक वाला था और यहाँ पे हमारे पास आके बैठते थे, यहाँ पे बात चलती रहती थी आम जिंदगी में। पहले तब यहाँ पे हम हमसे मिलते थे, बैठते थे दुकान पे आके, कोई भी ऐसा मसला ही नहीं था, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी, किसी किस्म की कोई ऐसी बात ही नहीं थी। जब से मामला हुए उसके बाद से वो बुझ गए थे बिल्कुल ना। अच्छा मुझे ससर बताइएगा कि हमारे से तो फिर भी एक दर्जा दूर जाके उनका ताल्लुक था, आप लोगों से तो बिल्कुल ही करीबी ताल्लुक था, बैठना था, रोजाना का था। जब ये खबर आई है मैं कसम खा के कहती हूँ मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई थी। आप लोग तो उससे ज़्यादा, हमसे कहीं ज़्यादा करीब थे। जब आपको पता चला इसी घर के अंदर जहाँ पे चहल पहल पहले किसी ज़माने में होती थी, आमिर लियाकत का एक अपना ही एक वजूद होता था बड़ा रौनक वाला, जब आपको पता चला कि इसी घर के अंदर वो वफात पा गए हैं और इतनी नागाहानी कि कोई सोच भी नहीं सकता था, आपके ऊपर क्या गुजरी? हमारे पास हम तो बहुत मसला, हमारे सामने जो है ना उनका, हमने खुद स्ट्रेचर पे डाला है उनको, नीचे उनका इंतकाल हुआ है। जब उनका नौकर वो अब्बास है वो आया भागता हुआ कि डॉक्टर साहब की तबीयत ख़राब हो गई है, कि कोई क्या बोलते हैं एम्बुलेंस या कोई डॉक्टर, तो मैंने बोला एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे हैं आप, यहाँ 10-20 पे छिपा वालों को आ जाएंगे, तो वो खुद ही चला गया लेने के लिए। जब हमने अंदर जाके देखा तो उनका इंतकाल हुआ था। वो आमिर लियाकत की मौत इस तरीके से होगी और इतनी गुमनामी में और इतना बड़ा दिल के अंदर एक घाव खा के होगी, यानी कि एक जज्बाती घाव, एक जज्बाती जख्म दिल पे लेके वो जाएंगे। कभी सोचा था आपने इससे पहले उनकी शख्सियत को देखकर कि कभी ऐसा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। वो तो बहुत मजाक करने वाले, कभी गुस्सा कभी प्यार से, सबसे मिलते थे। तो ये मुझे बताइएगा कि एक और चीज़ वो ये है कि जाहिर है कि उस दिन तो खैर हम जब आए हैं शाम के वक्त में, हालांकि आए हैं यहाँ पे तो तिल धरने की जगह नहीं थी। उसके बाद अब जाहिर है कि एक हालात इस किस्म के हो गए। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि कोई किसी और के साथ डॉक्टर आमिर लियाकत जैसा सलूक सोशल मीडिया के, आप समझते हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत का जिम्मेदार सोशल मीडिया है और साइबर क्राइम जिसको ये रोकना चाहिए था वो है जिन्होंने रोका नहीं? बिल्कुल ये लोग ही जवाबदार हैं इसके, बिल्कुल जवाबदार हैं ये लोग। अगर रोक लेते ये मामला ना होते। इनकी जो तीसरी वाइफ थी दानिया शाह, सबको पता है कि ये वीडियोस उन्हीं के पास थी, उन्होंने रिकॉर्ड की थी और उन्हीं की तरफ से वो वायरल हुई हैं। क्या चाहते हैं कि उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किसी और के साथ ना हो ऐसा। ठीक है, आप भी यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बाकी लोगों को सोचना पड़ जाए अगर वो ये काम करना चाहे? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि ये वीडियो जैसे वायरल हुई है, ये वीडियो जिनके पास थी उन्होंने अगर वायरल करवाई है या किसी के कहने पे वायरल की है, तो ये ऐसा आइंदा किसी के ना हो जो बस सख्त कार्रवाई की जाए। कोई कमेटी वगैरह होती है, जो कमेटी जो बैठती है, तो वो एक्शन होना चाहिए। देखिए जनाब, हम किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कभी भी बात नहीं करते हैं इस वजह से, क्योंकि हर बंदे का अपना एक पर्सनल उसका एक जोन होता है और वो उसका जवाबदेह खुद होता है। लेकिन जहाँ पर कुछ चीज़ें उस जोन से बाहर निकल के सोशल सर्कल में आकर वो लोगों के लिए मिसाल बन जाए और उसको देखकर बहुत से लोग कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कल अगर मैं भी अगर किसी को ऐसे फेस बनाकर या फिर ऐसे जब मेरी किसी से इख्तलाफात हो या कोई शख्स अगर मेरी ज़िंदगी से जा रहा हो या जारी हो और मेरे पास उसकी कुछ इस तरह की वीडियोज़ हैं या कोई ऐसा मवाद है और वो मैं उसको सोशल मीडिया पर ले आऊँ, तो यकीनन अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे खिलाफ भी कोई कानून साइबर क्राइम का नहीं लगेगा। अगर वो इस शय के ऊपर कल ये अगर कोई दूसरा ऐसा वाकया होता है तो याद रखिएगा कि उसके जिम्मेदार हम, आप और
साइबर क्राइम ही होगा, जो FIA साइबर क्राइम है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती थी। रोकने को रोका जा सकता था, लेकिन शायद हमने अपना हक समझ लिया था। ये बड़ी खरी बात कर रही हूं मैं, शायद हमने अपना हक समझ लिया था कि एक शख्स को हमने टारगेट करके रखा हुआ था कि इसकी ट्रोलिंग करनी है, इसको बुरा भला कहना है, इसको किसी सूरत में हमने जीने देना ही नहीं है। भाई उसने आपके घर से क्या ले लिया था, मुझे ये बताइए। सिर्फ जो उनके पब्लिकली उनके बयानात हैं, उनको कोई भी नहीं, बहुत सी जगहों पे उन्होंने ऐसे बयानात दिए भी हैं जिसको कोई भी डिफेंड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर उनके साथ ज्यादती हुई है। इस ज्यादती को मानिए और इस ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाइए। बहरहाल इस वक्त बहुत सारे सवाल जन्म ले चुके हैं। मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, इसी प्रोग्राम के दौरान में मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसे मजीद लोग जो इसी ट्रोलिंग की वजह से और इसी तरीके से वीडियो अपनी वायरल होने की वजह से वो ना सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हाथ धो के बैठ गई है, बल्कि उनकी जो जाती जिंदगी है वो तबाह बर्बाद होके रह गई है। ना उनका कोई करियर रहा है और ना उनकी पर्सनल लाइफ रही है, और ये सिलसिला चलता रहेगा अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कम से कम इस वाक़े को आप एक टेस्ट केस बनाते हुए अगर इसको इबरत का निशान बना देते हैं, तो हो सकता है कि कल कोई ये हरकत करते वक्त 100 मरतबा भी अगर सोच लेते हैं ना, कोई ऐसी मिसाल आप बना देते हैं, तो यकीन मानिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जाने वाला तो चला गया, अगले जो बच गए हैं उनको खैर मनाइए आप। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा थोड़े से मजीद विक्टिम से आपकी बात करवाएंगे जो अभी जिंदा है, लेकिन मुर्दा जिंदा लाशों की सूरत में समझ लें कि वो इस वक्त जिंदा हैं, और बहुत से ऐसे लोग जिन तक हमारी रसाई नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाई है। ये जानेंगे आप छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब इस वक्त मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, नाम है इनका उस्मान, जो कि यकीनी तौर पे इनका असल नाम नहीं है क्योंकि इनकी आइडेंटिटी हमें छुपानी है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि प्राइवेट वीडियोस के सोशल मीडिया पर या वायरल करने का शिकार सिर्फ लड़कियां होती हैं, तो गलत है। लड़के भी इसका शिकार होते हैं, और ऐसा शिकार होते हैं कि फिर ना वो जाती जिंदगी में उनके लिए जो मसाइल पैदा होते हैं, ना वो कोई काम कर सकते हैं। जिस जगह पे वो जॉब कर रहे होते हैं उस जगह से उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती है, और ऐसे ऐसे उनके साथ वाकयात होते हैं कि हमारा फोकस होता है कि सिर्फ लड़कियां ही इसका शिकार है, तो सिर्फ उनकी ही आवाज सुनी जाए। मर्द भी इसका शिकार होते हैं। और मेरे साथ उस्मान मौजूद हैं। उस्मान, आज से तकरीबन 1 साल पहले आपके साथ एक वाकया होता है, आप डिटेल बताइएगा उसकी जरा प्लीज। पहले मेरी एक फ्रेंड थी, तो उससे पहले मेरी बात हुई थी। हमारी फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप के बाद मैंने उनसे बात करी कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। उन्होंने पहले एग्री करा कि ठीक है। तो शादी की बात, यानी आप सिर्फ दोस्ती के हद तक, दोस्ती की हद तक, फ्रेंडली, मतलब घूमना फिरना, ठीक है। तो उसके जब 1 साल बाद, फ्रेंडली के 1 साल बाद जो है, मैंने मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता लगा, ठीक है। उसके बाद जब उस लड़की को, जो मेरी फ्रेंड थी, उनको पता लगा, तो उन्होंने मेरी जो पर्सनल चैट थी, मेरा ब्रेकअप हो गया था 1 साल बाद। मेरी जो पर्सनल चैट थी, मेरी पर्सनल जो फोटो थी, वो इन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, ठीक है। उसकी वजह से मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट मुलाजिम के बाद इन्होंने मेरे को डिसमिस कर दिया जॉब से, ठीक है। डिसमिस करने के बाद अब मैं कहीं नहीं, और मेरी फैमिली मैटर भी बहुत हो गए, बहन का रिश्ता भी खराब हुआ, काफी मेरे साथ हाथ से पेश आया। तो उस्मान, पूछना मुझे आपसे ये था कि जब आपने एक लड़की से दोस्ती की, अब वो एक अलग बात है, वो आपका जाती मैटर है, आपको करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, गलत काम था, सही काम था, आप जाने और अल्लाह ताला जाने। लेकिन जो एक बात है वो ये है कि जब आपने उनको बता दिया था कि आपका उनके साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि मैं शादी तक बात पहुंच सके, और वो इस बात पे एग्री भी थी, तो फिर क्या ऐसी वजह हुई, क्या उनको वाकई में आप कभी एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो खातून आपके जो आपके प्राइवेट लम्हात हैं या चैट है वो कभी वायरल कर सकती है? कभी आपको एहसास, जब वो आपके साथ थी, कभी उन पे हुआ था आपको? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि वो सामने ऐसे दिखाती थी कि बिल्कुल, मतलब मेरे साथ हैं, बिल्कुल एग्री है, सब कुछ ओके। लेकिन जब मैंने ब्रेकअप किया उसके बाद, क्योंकि सारा जो बातचीत थी मैंने उनके साथ व्हाट्सएप पे जो की हुई थी,
उन्होंने वायरल कर दी व्हाट्सएप की चैट, जिसमें शायद आपके वॉइस मैसेजेस भी थे। जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइएगा कि आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जाहिर है कि एक गवर्नमेंट जॉब और बड़े रिलायबल इदारे में, उसमें आप एक अच्छी पोस्ट पे, और जाहिर है कि ये एक किसी भी शख्स के लिए एक ड्रीम जॉब होता है कि वो सरकारी नौकरी पे भी हो, फिर एक अच्छी पोजीशन पे भी हो। जाहिर है कि आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन मैंने ये सुना है कि इसकी वजह से आपकी जो इज़्दवाजी आपकी जो जिंदगी है वो भी खासी मुतासिर हुई है। बहुत, मेरी भी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होती है तो इंसान की जिंदगी सही चलती है, लोग तरसते गवर्नमेंट जॉब के लिए। अल्लाह अल्लाह करके मेरी वालिदैन ने मेरी जॉब लगवाई थी, ठीक है, कुछ मैंने अपनी मेहनत से हासिल करी थी, लेकिन अब जो है मेरी मेहनत भी गलत चली गई है, ज़ाया चली गई है, कोई फल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिसमिस हो चुका हूँ मैं। अब इसका कोई हल नहीं है। और यही वजह बनी थी आपके डिसमिस करने की, जो एक क्योंकि सोशल मीडिया पर मेरे को काफी वायरल कर दिया गया था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं हमजा कि जिस वक्त ये वीडियो वायरल हुई तो उस वक्त लोगों की जो नीचे कमेंट्स थे वो कितने तकलीफ दे थे आपके लिए? बहुत बहुत अफसोसनाक थे। ऐसे कमेंट्स थे कि इंसान पढ़े तो उसका ज़मीर बस जवाब दे दे, मतलब इतने खतरनाक। और काफ़ी तरह जो कमेंट्स थे वो लड़के के ही हवाले से थे कि लड़के ने ऐसा किया होगा, लड़के ने वैसा किया होगा, लड़की झूठ बोल रही है, लड़की तो ऐसी होती है, लड़की वैसी होती है। हर लड़की एक जैसी नहीं होती और पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती है। इस लिहाज से कि हर लड़की एक जैसी नहीं है, लड़की लड़की में भी फर्क है। ऐसे उस्मान, एक मैं आपसे बात कहना चाहूंगी और मैं लोगों से भी ये कहना चाहूंगी कि देखिए, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड कौम हो गए, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपको यकीन नहीं आता, आपका कोई मामला हो, आपका जाती, आप उस पर अगर बोले, उस पर अगर ट्रोल करें तो कोई बात भी है। किसी की भी इस तरह की कोई वीडियो आ जाए, किसी की भी कोई कमजोरी आपको पता चल जाए, आपको और मुझे, हम सबको, हम सब एक हैं, आप सिर्फ हमारा जहर देखा कीजिए। आप सिर्फ जिन लोगों की ट्रोलिंग हो रही होती है, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, आप सिर्फ एक दफा वो पढ़ा कीजिए। आपको अपने कौम की जो फ्रस्ट्रेशन है उस पर आपको मातम करने का अगर आप में थोड़ा सा भी जमीर है तो आपका दिल चाहेगा। क्यों चाहेगा? क्योंकि वो बंदा, उसका हमारी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर आमिर लियाकत का हमारी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं था, जो अमल था उनका अपना जाती था। लेकिन जिस तरीके से हमने उस शख्स को ट्रोल किया, इसी तरीके से एक के बाद एक ऐसे वाकयात इससे पहले भी होते रहे, आम लोगों के साथ, आम लड़के लड़कियों के साथ भी होते रहे। ब्लैकमेलिंग ये चलती रही हजार तरीके से, आपको अंदाजा नहीं है। मेरे साथ खुद एक से ज्यादा मर्तबा मेरे साथ भी ट्रोलिंग हो चुकी है। मैं जानती हूं कि ये कमेंट्स जो होते हैं ना, मैं जबकि बहुत मजबूत असाब की, और मुझे कहा जाता है कि मुझ पे इन चीजों का असर नहीं होता है। मैं आपको ये बात कसम खा के कहने के लिए तैयार हूं, जो कमेंट्स नीचे आते हैं आपके खिलाफ और जिसमें आपके जहर भरे वो कमेंट्स होते हैं, आप कितने भी मजबूत हो आपको हिला के रख देते हैं। आप उसको शो करें या ना करें अपनी मजबूती की वजह से, अपने किरदार की मजबूती की वजह से, लेकिन वो आपकी जिंदगी पर असर अंदाज होते हैं। यहां तक कि कुछ लोगों ने इस हवाले से खुदकुशी की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कब तक चलता रहेगा? अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि जाहिर है कि ये फिर एक चलता है, वो मैंने भी आपका वो जो थे वो वीडियोस वगैरह देखे थे। अब चूंकि आप एक ऐसे इदारे से बिलोंग करते हैं, जाहिर है कि हम उस इदारे का भी तकद्दुस हम नहीं चाहते हैं कि वो पामाल हो, इस वजह से हम इदारे का नाम भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक सरकारी इदारा है, बहुत रिलायबल है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये तकरीबन कितने अरसे तक इसके जो आफ्टर इफेक्ट थे रहे थे? ये जैसे ही हुआ उस वक्त तो हुआ, ये जो कहना चाहिए कि ये जो फायरी किस्म का जो एक आपके लिए एक मैटर था, ये जो एक आपका सोशल मीडिया पे ये लीक हुआ था, वायरल हुआ था इनफैक्ट, तो इसके लिए आपने कोई इसके हवाले से कोई आपने कोई शिकायत वगैरह किसी इदारे में, या फिर बस आपने कहा कि जो होना था वो हो गया, बस अब चुप करके साइड पे बैठ जाओ? नहीं, मैंने इस बारे में स्टेप लेना था, लेकिन मेरी वालिदैन ने मुझे मना कर दिया। मेरी वालिदैन ने बोला अब बहन के भी रिश्ते में दरार आ रही है, इस वजह से अब आप और नहीं करो। ठीक है उस्मान, आपकी जिंदगी जाती भी तबाह हो गई, आपकी जिंदगी एक प्रोफेशनली आपकी जिंदगी तबाह हो गई। अभी आप एक इतने अच्छी पोस्ट से निकल के, आप मुझे पता है कि एक छोटी सी दुकान आप मोबाइल फोन की चला रहे हो, ये वाकई में आपके साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस वाकये के बाद से क्या कहना चाहेंगे वो लोग जो अभी भी जिनके ऊपर ये उफ्ताद नहीं आई है लेकिन आ सकती है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए?
कोई ऐसा आप उनको पैगाम देना चाहें कि ये सही तरीका है आपकी नजर में, कि अगर आपको या गलत तरीका आप इसको गर्दानते हैं? बिल्कुल गलत। ये सामने वाले की जिंदगी का सवाल होता है, ठीक है। एक बंदा आपसे अपने दिल की बात शेयर कर रहा है, सारी बात कर रहा है, घर की बात, जॉब की बात, आना जाना, कोई भी बात है पर्सनल, वो बात हो रही है और आप उसको उठा के मीडिया पे वायरल कर दोगे तो ऐसे सामने वाले की इज्जत खत्म हो जाती है। बिल्कुल जो वायरल हो गई समझ लो लोगों की नजरों में वो चढ़ गया, इसलिए नजर में आ भी गया। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे पर्सनल जो लाइफ का इस तरीके से ये एक्सपीरियंस आपका है, मैं लोगों से भी ये कहना चाहूंगी कि, और मैं एक हमदर्दाना मशवरा आपको भी देना चाहूंगी। जाहिर है कि एक आपके साथ ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक मिसहैप हो चुका है। मैं कोशिश करूंगी कि इस हवाले से आपकी कोई भी इसमें अगर मदद हो सकती है, उन वीडियोस को जो वायरल हो चुके हैं, हालांकि टाइम बहुत गुजर चुका है, लेकिन अगर फिर भी अगर कहीं से उनको डिलीट करवाया जा सकता है, उनको खत्म करवाया जा सकता है, तो मैं जरूर मदद करूंगी आपकी। लेकिन मैं आपसे एक और दरख्वास्त करना चाहूंगी कि देखिए कि जिस तरह आपका उन खातून के साथ रिलेशन था, आपका और अल्लाह का, बंदा जाने अल्लाह जाने, ये मामला आपका जाती है, हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपने अगर एक इखलाकी गलती की तो वहां से अगली जाने यानी कि उस खातून की तरफ से ये एक बाकायदा तौर पे क्राइम कमिट हुआ है। आपको मैं बता दूं कि जो लोग किसी की भी प्राइवेट वीडियोस अगर वो वायरल करते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर उसको थ्रो करते हैं, तो एक मैं बात बता दूं आपको कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ बात वायरल होने के बाद आई गई हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये हार्डकोर क्राइम है, ये मान लीजिए कि ये हार्डकोर क्राइम है। और इस हवाले से एफआईए की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके पास कोई शिकायत लेकर आता है तो एफआईए की, एक साइबर क्राइम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इससे पहले कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं और इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं एफआईए की जानिब से। पूरे मुल्क में अगर हम बात करें, हम सिर्फ अगर कराची की बात करें, तो इस हवाले से बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई दरकार है। हम बहुत से लोगों को खो चुके हैं, बहुत से लोग शायद और भी हैं ऐसे कि जो अपनी जान से जा सकते हैं, जिनका पूरा करियर, जिंदगी तबाह हो सकती है। एक और आपसे हम बात कहना चाहेंगे कि खुदा के लिए एफआईए साइबर क्राइम आपके और हमारे लिए ही बना हुआ है। अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो दारुल सेहत हॉस्पिटल के साथ सबको पता है कि साइबर क्राइम का ऑफिस है, आप वहां पर जाइए, अपनी शिकायत दर्ज करवाइए। लेकिन साइबर क्राइम उसके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करता है, ये तो साइबर क्राइम से जो उनके डायरेक्टर हैं या कोई भी आला ओहदेदार हैं, उनसे बात करके ही पता चलेगा। फिल वक्त लेने के लिए जा रहे हैं हम छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अब से तकरीबन 3 महीने पहले मेरे से राब्ता किया एक रिनाउन कराची की यूनिवर्सिटी की एक बड़ी होनहार तालबा ने, और उसने मुझसे बड़े डरते डरते उसने मुझसे एक बात शेयर की। और ये बात शेयर करते हुए यकीन करें वो लड़की कांप रही थी। मैंने उसकी जब बात सुनी तो यकीन करें कि मैं हक्का बक्का हो गई कि ये इसी शहर कायद के अंदर हमारी आंखों के सामने ये हो रहा है, और उन लड़कियों के साथ हो रहा है, उन लड़कों के साथ हो रहा है, उन लोगों के साथ हो रहा है जो कि आम लोग कहलाते हैं। सिर्फ हम सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहे, हम लोग आम लोगों की भी अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होना ये एक समझ लें कि एक रस्म सी बन गई है अब हमारे यहाँ पर। उस खातून का नाम, उस लड़की का नाम, इनफैक्ट उस तालिबा का नाम जाहिर है कुछ और है, लेकिन मैं फर्जी तौर पे उनका एक नाम रख लेती हूँ मैं, ताकि उनकी वो एक आइडेंटिटी जो है वो हाइड की जा सके, जो कि एक नशरी तकाजा भी है, एक इखलाकी तकाजा भी है। तो मेरे सामने इस वक्त महविश मौजूद हैं। महविश, सबसे पहले तो बताइए कि शुरू से आपके साथ एक्चुअली हुआ क्या था, कहाँ से शुरू हुआ ये वाकया? जी साइमा, जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम महविश है, जौहर की मैं रिहाइश हूँ। ये वाकया मेरे साथ हुआ ठीक 3 महीने पहले। वो कुछ यूँ था कि मैं मेरी भाई की शादी थी, मैं उस शादी की तैयारियों के लिए मॉल गई थी अपनी बहन के साथ। उस मॉल में मैं अपनी बहन के साथ मैंने कपड़े खरीद रही थी। वहां मैं गई, वहां एक चेंजिंग रूम था, नया ब्रांड था, नई दुकान थी। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, एक रीजनेबल सी जगह थी। वहां पे मैं गई, मैंने वो ट्राई किया अपनी बहन के साथ चेंजिंग रूम में। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए जिंदगी की बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं उन्हें
वहां जाके चेंज किया। खैर वहां पे फिर मैं बाहर निकली हूँ उस मॉल से, तो वहां पे एक एडवर्टाइजिंग वाले खड़े हुए थे, पर न जाने किस कंपनी के थे। उन्होंने वहां पे मुझसे किया कि ये गिफ्ट हैम्पर है, ये आपके घर पहुंचेगा, फ्री मिलेगा, जिस तरह के लालच देते हैं। उस शौक अंदाज से मैंने अपना वहां कांटेक्ट नंबर लिखवा दिया। घर आई हूँ तो मेरे पास उनकी कॉल आती है कि ये आपकी वीडियो है जो आपने चेंजिंग रूम में अपने कपड़े बदले थे। वो वीडियो मुझे उन्होंने व्हाट्सएप की और नीचे मैसेज था कि ये आप हमारी डिमांड पूरी करें। जबकि मैं एक स्टूडेंट थी, मैं कहाँ से उनकी डिमांड पूरी करती? मुझे क्या पता कि ये मेरे साथ हो जाएगा। ये बात मैं किससे शेयर करती? एक लड़की ये बात बताते हुए क्या अच्छी लगती है कि उसके साथ ये वाकया हो गया। मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई कि ये मेरे साथ हुआ कब, मेरे साथ ये बनी क्या तो बनी। फिर मैंने घर में किसी को नहीं बताया, मैं सहम के कमरे में बैठ गई कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मेरे साथ ये हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिमांड्स पूरी करें। लगातार मुझे उनके मैसेजेस कॉल्स आते रहे कि डिमांड पूरी करें। मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं अपने वालिद को बताते हुए ये बात अच्छी नहीं लगती कि मेरे साथ ये क्या हुआ। मेरा करियर खत्म हो गया, मैं एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, मेरी पढ़ाई छूट गई, मुझे निकाल दिया गया। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये हो क्या रहा था। मुझे नहीं पता वो दिन वो रात वो हुआ क्या। महविश, जो आपने मुझे बताई अपनी ये पूरी रुदात, सिर्फ ये गमगीन ही नहीं, बहुत अफसोसनाक ही नहीं, बल्कि बहुत अलार्मिंग भी है। जाहिर है कि ये किसी के साथ भी, अगर आपके साथ हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है और शायद हो रहा हो मुसलसल बुनियादों पर। जब ये वायरल हुआ आपका वीडियो, तो आप मुझे ये बताइएगा कि घर वालों ने भी जाहिर है देखा होगा, रिस्पॉन्ड क्या था उनका? जैसे कि आपको पता है कि घर वालों का रिस्पांस, एक लड़की के साथ जब ये हादसा हो जाए तो घर वालों का क्या रिस्पांस होता है। कई दिन तक मेरे वालिद साहब ने, मेरे भाई ने मेरा चेहरा नहीं देखा, जबकि सबको पता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उस वीडियो में भी साफ है कि मैं उस कैमरे के बारे में नहीं जानती थी, वो कैमरा कहाँ उन्होंने छुपा के लगाया हुआ था, सबको पता है। लेकिन लोगों की जबान हम नहीं रोक सकते, चाहे बाप हो चाहे भाई हो, वो रिश्ते हमारे अब वैसे नहीं रहे। अच्छा, जाहिर है कि घर वालों का रिस्पॉन्ड ऐसा होना ये कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन ये बताइएगा कि साइबर क्राइम, जो FIS साइबर क्राइम है, वो एक ऐसा इदारा है कि जब आपके साथ कुछ ऐसा मिसहैप होता है तो फौरी तौर पे उनको कंप्लेन दर्ज करवाई जाती है। क्या आपने उन तक रसाई हासिल की? जी साइमा, जैसे कि आप जानती हैं कि FIS साइबर क्राइम, मेरा तो पहले ही इतना बड़ा नुकसान हो गया, मैं क्या उनके पास जाती, मैं क्या उनसे कहती। एक लड़की के पास उनकी इज्जत ही तो होती है, ये माशरा वो इज्जत भी उस लड़की से छीन रहा है। ये माशरे का हमारा क्या मुस्तकबिल है कि एक लड़की जो इतनी ब्राइट स्टूडेंट थी, उसका करियर खत्म हो गया एक वीडियो की वजह से। ये वीडियो क्यों नहीं रोकी गई? जब ये वीडियो इस तरह की फैलती है तो क्यों नहीं रोकी जाती? क्यों कोई इदारा जो है वो एक्शन में नहीं आता? क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया जाता? कब तक इस तरह लड़कियों की जानें जाती रहेंगी और कब तक ये ऐसे इदारे एक्शन नहीं लेंगे? कब तक इस तरह हमारे साथ होता रहेगा? ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आप इसको ये समझ लें कि आज सिर्फ किसी के लिए नहीं, बल्कि ये खुद मेरी भी अपनी आवाज है इस वजह से, क्योंकि ये ट्रोलिंग मैंने भी कई दफा बर्दाश्त की है और एक से ज्यादा मरतबा बर्दाश्त की है। मुझे कहा जाता है कि मैं बहुत मजबूत असाब की हूँ, मुझ पर चीजों का असर नहीं होता, लेकिन मैं आपको कसम खा के कहती हूँ कि ये जहरीले अल्फाज जो हम सोशल मीडिया पे किसी के भी वीडियो के नीचे या किसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो अंदर से आपको चीर फाड़ के रख देते हैं। कुछ इसका बोझ बर्दाश्त कर लेते हैं मेरे जैसे, और कुछ बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सोशल मीडिया एथिक्स कितने के मुश्किल हैं या इसके ऊपर पाबंद करवाना कितना का मुश्किल है, हमें और कितनी जाने चाहिए। और इस हवाले से मैं आपको बार बार ये यकीन दहानी करवा रही हूँ कि इससे पहले कई जानों का ज़िया हो चुका है। ज्यादातर लड़कियों की तादाद है जो कि इस दुनिया से जो है वो जा चुकी हैं इस बोझ को लेकर कि उनकी वीडियो वायरल हुई, प्राइवेट वीडियोस, उसके बाद कोई उनकी सुनवाई नहीं हो सकी, बदनामी के डर की वजह से वो इस दुनिया से जो है वो जा चुकी हैं। लेकिन जो रह गई हैं उसमें सिर्फ ये लड़कियां शामिल नहीं है, इसमें लड़के भी बराबर के शामिल हैं, इनके साथ भी इस तरह के वाकयात होते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कितनी एक 360 डिग्री का कोई हमें जाविया बनाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें किस तरीके से। सबसे पहले तो आपको और मुझे
हमें अपने इखलाक को बेहतर बनाना पड़ेगा, हमें सोशल मीडिया एथिक्स को सीखना होगा, अपनी आम जिंदगी में भी और सोशल मीडिया के हवाले से भी। आपके जहरीले अल्फाज किसी की जिंदगी का चिराग गुल कर सकते हैं, उसकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। हमें और आपको ये बात समझनी होगी। मैं खुद इस हवाले से मैं बार बार बता रही हूं आपको, मैं खुद ये चीज झेल चुकी हूं, मुझे इसकी तकलीफ का अंदाजा है। मुझे पता है कि आपकी फैमिली से लेकर आपके करियर तक और आपकी हर चीज के लिए आप कितना ज्यादा आपको सफर करना पड़ता है, आप कितनी चीजों को बर्दाश्त करके बैठे होते हैं। आमिर लियाकत साहब के साथ जो हुआ, इसको मैं बार बार कहूंगी, उनके साथ ज्यादती हुई, और ज्यादती को ज्यादती कहना ये हमारा फर्ज है। मानिए इस बात को, हमसे सबसे ज्यादती हुई है, एक तरफ से नहीं, हम सबसे ज्यादती हुई है। और ये जो इस वक्त सवाल है FIA साइबर क्राइम, इसको अपने कानून को मजबूत करना होगा और बड़ा स्पीडी करना होगा। आप कुछ लोगों को पकड़ेंगे, इनको इबरत का निशान बनाएंगे। मुझे पता है कि बड़े सख्त कवानीन है, आप इनको इबरत का निशान जब बनाएंगे ना, तो अगला शख्स या अगली खातून किसी की भी वीडियो वायरल करने से पहले, प्राइवेट वीडियो वायरल करने से पहले 100 दफा सोचेगी या 100 दफा सोचेगा। वो एक सोच को बदलने के लिए अगर आपको ये कानून सख्त करना है, आपको हमारी मदद की जरूरत है तो बताइए, अवेयरनेस की जरूरत है तो बताइए, हम हाजिर हैं। लेकिन अब ये सिलसिला थमना चाहिए, इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम मुरतब किया है। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, आने के बाद।